गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम इनमें जो समानताएं और असमानताएं हैं उन दोनों का अध्ययन करेंगे। उन दोनों के आधार पर ही वैदिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित जो तुलनात्मक अध्ययन है वह संपन्न किया जाएगा। तो सबसे पहले बात अगर हम करें तो सबसे पहले समानताओं की बात करते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में क्या क्या समानताएं थीं, कौन कौन सी चीज़ें थी जो एक जैसी थी। तो सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो दोनों का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना था। अर्थात वैदिक शिक्षा प्रणाली का भी जो सर्वोच्च लक्ष्य था वह मोक्ष की प्राप्ति करना था, और बौद्धकालीन शिक्षा का भी प्रमुख जो लक्ष्य था या सर्वोच्च लक्ष्य जो था वह भी था मोक्ष की प्राप्ति। बस शब्दों का अंतर है। वैदिक शिक्षा प्रणाली में मोक्ष शब्द को उसी रूप में कहा गया है और बौद्धकालीन शिक्षा में गौतम बुद्ध ने मोक्ष की जगह निर्वाण शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वह निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है। दूसरी बात जो एक समान दिखाई देती है वह यह है कि दोनों जो शिक्षा प्रणाली है वह शासन के नियंत्रण से मुक्त है। दोनों शिक्षा प्रणालियाँ पूर्णतः स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं और शासन के नियंत्रण से मुक्त हैं। इन शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से प्रशासन का कोई भी दखल अंदाजी नहीं थी। अर्थात उस समय के शासन प्रणाली का शैक्षिक व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था। ये सामान्य शासन प्रशासन से पूर्णतः मुक्त थी, स्वतंत्र थी। अगला है, दोनों के उद्देश्य समान थे। वैदिक काल शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा दोनों के उद्देश्यों की बात करें तो उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य था छात्रों के चरित्र का निर्माण करना। अर्थात दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में छात्र के चरित्र के निर्माण पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता था। क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य था धार्मिक भावना का विकास करना भी था, तो निश्चित रूप से वैदिक काल और बौद्धकालीन दोनों शिक्षा पद्धति का जो प्रमुख उद्देश्य रहा धर्म की भावना का विकास करना और उस धर्म के माध्यम से चारित्रिक नैतिक विकास करना था। अर्थात यहाँ पर चरित्र निर्माण को सबसे अधिक अहमियत दी गई है। चौथे की बात करें अगर हम यहाँ पर चरित्र निर्माण पर अधिक तो हो ही गया, चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया गया है। शैक्षिक संगठन एक समान है। जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली है दोनों का शैक्षिक संगठन एक प्रकार से है। दोनों ही शिक्षा व्यवस्था दो भाग में बटी हुई दिखाई देती है, एक प्राथमिक स्तर पर और एक उच्च स्तर पर। अगला है, दोनों में आय का स्रोत दान और भिक्षा थे। निश्चित रूप से चूँकि प्रशासनिक नियंत्रण से ये मुक्त थी, सरकार का किसी प्रकार से भी कोई भी नियंत्रण इन संस्थानों पर नहीं था, तो दोनों के जो आय के स्रोत थे वह दान और भिक्षा थे। भिक्षा और दान में अगर देखा जाए तो वैदिक काल में जो गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी वह पूरी गुरुकुल व्यवस्था जो है दान पर और गुरु दक्षिणा पर ही आधारित थी। और बौद्ध काल भी जो शिक्षा व्यवस्था थी जो बौद्ध विहारों या मठों में होती थी वहाँ भी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था दान और भिक्षावृत्ति पर ही आधारित थी। अंतर थोड़ा सा था इसमें, वैदिक काल में केवल शिष्य भिक्षा मांगने जाता था और वह दरवाजे पे खड़े होकर भिक्षाम देहि शब्द का प्रयोग करता था, जबकि बौद्ध काल में गुरु और शिष्य दोनों भिक्षा आवंटन करते थे और वे भिक्षा मांगते नहीं थे बल्कि दरवाजे पे खड़े रहते और मौन रहते थे। मौन रहकर ही वह भिक्षा अर्जित करते थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो
एक समान शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। दोनों में जो शिक्षण विधियां हैं एक समान है। समान विषय पढ़ाने के लिए मौखिक विधियों का प्रयोग जैसे व्याख्या, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों में एक समान दिखाई पड़ता है। वैदिक काल में भी ये शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त होती हैं, बौद्ध काल में भी ये शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त होती हैं। जो क्रियात्मक विषय हैं उनके पढ़ाने के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि का प्रयोग दोनों ही शिक्षण पद्धतियों में किया जाता रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो 8वां है गुरु शिष्य संबंधों में मधुरता और आत्मीयता थी। वैदिक काल में भी गुरु और शिष्य के संबंध में मधुरता थी और बौद्ध काल में भी गुरु और शिष्य के संबंध में मधुरता थी। वैदिक काल में छात्र गुरु सेवा करता था, गुरु की हर आज्ञा का पालन करता था। वह छात्र का आध्यात्मिक पिता होता था और गुरु जो है छात्र को पुत्र समान स्नेह और प्यार देता था। बौद्ध काल में भी यह परंपरा चलती रही है। वहाँ भी जो भिक्षु होते थे वह श्रमण अर्थात शिष्य को अपने पुत्रवत ही प्रेम और स्नेह करते हैं। दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। इसके अलावा जो 9वां पॉइंट है वो है दोनों में प्रवेश के समय संस्कार होता था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो प्रारंभ होती थी वह उपनयन संस्कार से प्रारंभ होती थी। वही बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ भी पवज्जा संस्कार जो होता था, पवज्जा संस्कार के बाद ही बालक बौद्ध विहार या बौद्ध मठों में प्रवेश करते थे और वहाँ से शिक्षा अर्जन करते थे। दोनों के जो शिक्षण संस्थान थे, जो दूसरा पॉइंट है, शिक्षण संस्थान आवासीय थे। बौद्ध शिक्षा केंद्र और वैदिक शिक्षा केंद्र जो थे वहाँ पे छात्र रह कर गुरु के समीप रहकर ही अध्ययन प्राप्त करते थे। गुरुकुल व्यवस्था में भी वही थी। जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाता था तो उपनयन संस्कार के पश्चात वह गुरु के साथ रहने लगता था और वहीं रहकर वह शिक्षा प्राप्त करता था। ठीक इसी प्रकार से बौद्ध काल में बालक का जब प्रव्रज्या संस्कार हो जाता था तो वह बौद्ध मठों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगता था। तो ये हमने अभी जो तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत जो जो समानताएं थी शिक्षा के संदर्भ में, जो समानताएं, इसके अलावा भी कई सारे समानताएं रही हैं। जैसे कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। स्त्री शिक्षा की बात अगर हम करें तो दोनों में स्त्री शिक्षा की गिरावट देखी गई है, अर्थात दोनों स्त्री शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक दिखाई नहीं पड़ते हैं। और दोनों शिक्षण संस्थानों में शिक्षार्थियों को शिक्षा संस्थानों के नियमों को कठोरता से पालन करना होता था। वे संयमित जीवन जीते थे। दोनों ही शिक्षण पद्धतियों में अगर देखा जाए तो जातिवाद को मान्यता नहीं दी गई थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में आते आते वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जाति और वर्ण को ज़्यादा स्थान दिया जाने लगा। असमानताएं की बात कर लें, अगर असमानताओं के आधार पर अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन असमानताओं के आधार पर अगर हम करें तो निश्चित रूप से वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा में जो असमानताएं थी या जो अंतर था वह इस प्रकार से था। पहला, वैदिक शिक्षा पर जो है जो शिक्षा थी उस पर गुरु का नियंत्रण था, अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक एकल विद्यालय के स्वरूप या एकल अध्यापकीय विद्यालय के स्वरूप के अंतर्गत था और वह एकल अध्यापक ही उस विद्यालय का सर्वे सर्वा हो, उस तरह की व्यवस्था गुरुकुल व्यवस्था थी। अर्थात एक ही अध्यापक के द्वारा सारे विषयों को पढ़ाया जाना, सारी व्यवस्था को चलाए रखना, सारी व्यवस्था पर नियंत्रण करना, हर चीज़ के लिए नियम कानून निर्धारित करना, ये सारी चीज़ें अध्यापक के द्वारा या गुरु के द्वारा ही होता था। वहीं पे अगर बौद्ध शिक्षा की बात करें हम लोग तो बौद्ध संघ का नियंत्रण जो है बौद्ध शिक्षा पे था। संघ जो होते थे वह कई सारे भिक्षुकों से बने हुए एक पैनल के समान होते थे जिसमें कई सारे बौद्ध भिक्षु शामिल होते थे। उन बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण, अर्थात उन जो बौद्ध भिक्षु थे उनके जो संघ बनते थे उन संघ का नियंत्रण जो है बौद्ध शिक्षा पर था। अर्थात संघ ही नियम कानून दिनचर्या इत्यादि का निर्धारण करता था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे संघ की बात की गई है, संघ का महत्व दिया गया है, अर्थात एक से अधिक लोगों के आपसी सहमति के आधार पर शासन प्रशासन वहाँ का चलाया जा रहा था।
दूसरी बात है वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्व। चूँकि वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्व है, महत्व दिया गया है वहाँ पे। लेकिन बौद्ध काल की बात अगर हम करें तो बौद्ध काल में जो है जाति या वर्ण का कोई विशेष मतलब नहीं है। कोई भी बालक हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वह आके जो शिक्षा प्राप्त कर सकता था। वर्ण का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जबकि वर्णाश्रम का महत्व दिया गया है। तीसरा है चारों वेदों का अध्ययन आवश्यक है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो है छात्र के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक था। वेद पढ़ना उनके लिए अनिवार्य था, जबकि बौद्ध कालीन शिक्षा में वेद अध्ययन सबके लिए आवश्यक नहीं थे, बल्कि कुछ छात्र थे जो धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते थे, उनके लिए वेद अध्ययन करना आवश्यक था। उसके अलावा बौद्ध कालीन शिक्षा में बौद्ध ग्रंथों या बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन आवश्यक था। इसके अलावा ईश्वर की सत्ता को, वैदिक शिक्षा जो है ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करती है। वह आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करती है। वह कहती है कि आत्मा तो अमर है जो परमात्मा के पास चली जाती है, जबकि बौद्ध कालीन शिक्षा अनिश्वरवादी है, नास्तिक है। वह कहती है कि आत्मा परमात्मा जैसी संकल्पना यहाँ पे करना कोई मतलब नहीं है, बल्कि वह वर्तमान पर आधारित शिक्षा पद्धति में विश्वास करती है। अतः यह एक अनिश्वरवादी या नास्तिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर। चूँकि वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर दिया जाता है। जो छात्र जिस विधा में उसकी रुचि होती थी, क्षमता होती थी, उस क्षमता और रुचि के अनुसार गुरु उसके उस विधा में निपुण बनाता था। जैसे महाभारत काल में आप देखे होंगे, अर्जुन जो है धनुर्विद्या में निपुण था, द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाया। भीम जो है गदा में विद्या में निपुण था, उसको गदा के बारे में सिखाया गया। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्तिगत शिक्षण की बात अगर देखी जाए तो वह वैदिक काल की एक प्रमुख पहचान है। बालक की अपनी योग्यता और क्षमता और रुचि के अनुसार यहाँ पे शिक्षण दिए जाने का कार्य किया जाता था। अर्थात बालक की जो अपनी व्यक्तिगत जो क्षमताएं थी, उस क्षमताओं को ध्यान में रख के, उसकी योग्यता और उसकी रुचियों को ध्यान में रख कर शिक्षण दिए जाने का कार्य जो है वैदिक कालीन शिक्षा में होता रहा है। जबकि बौद्ध कालीन शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सामूहिक शिक्षा होता था। चूँकि बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली से बहुत कुछ मिलती हुई दिखाई पड़ती है, जहाँ पे कक्षा शिक्षण प्रारंभ हो चुका था और सभी छात्र एक साथ अध्ययन करते थे और अध्यापक भी एक, जैसे गुरुकुल में एक अध्यापक होता था वैदिक काल में, वैसे यहाँ पे नहीं होते थे। कई सारे अध्यापकों का एक पैनल होता था और हर अध्यापक अपने विषय में विशिष्ट योग्यता रखता था और वह जाता था सभी छात्रों को, चूँकि अध्यापक अपनी विशिष्टता के क्रम में क्लास में या कक्षा में जाता था और अपने विषय से संबंधित विशेष ज्ञान को जो है छात्रों के बीच आवंटित करता था या ज्ञान प्रदान करता था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो शिक्षण का स्वरूप है वह सामूहिक है। सभी छात्र एक साथ कक्षा शिक्षण में बैठते थे, अध्यापक आता था, अपने अपने विषय का अध्यापक आएगा और जो छात्रों को पढ़ाएगा। तो यहाँ पे सामूहिक शिक्षण जैसा कि वर्तमान में होता है, सामूहिक शिक्षण पे बात या जोर दिया गया है। लेकिन वैदिक काल में अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर दिया गया है। अगला शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा पद्धति की जो मुख्य भाषा थी वह जन सामान्य में प्रचलित भाषा संस्कृत ही थी। संस्कृत के माध्यम से ही अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता था, जबकि बौद्ध कालीन समाज में प्रचलित या बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति में जो जन सामान्य की भाषा थी वह लोक भाषा या पाली भाषा हुआ करती थी। तो इसलिए जो शिक्षण का माध्यम था वहाँ पे पाली भाषा थी। आंतरिक अनुशासन पर बल दिया जाता था। वैदिक कालीन में आंतरिक अनुशासन अर्थात स्व अनुशासन पे अधिक जोर दिया जाता था। वही बौद्ध काल में बाह्य अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था। 8वां स्वाध्याय के लिए अधिक अवसर नहीं था। वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में स्वाध्याय के लिए अधिक अवसर प्राप्त
नहीं होता था, क्योंकि 100 अध्याय के लिए अध्ययन सामग्री का अभाव होता था। इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में 100 अध्याय के अवसर कम मिलते थे। वही बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति में, चूँकि बौद्ध कालीन में पुस्तकालयों का विकास हो चुका था, अतः छात्रों के लिए 100 अध्याय सामग्री आसानी से पुस्तकालयों में मिल जाती थी। अतः फल 100 अध्याय के अधिक अवसर प्राप्त थे, और 100 अध्याय के अधिक अवसर के कारण ही बौद्ध काल में 100 अध्याय पर शिक्षण कार्य अधिक हो रहा था। लोकतंत्र की भावना को कम महत्व, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो शिक्षण पद्धति थी या शिक्षण का जो स्वरूप था या शिक्षण जो संस्थान था, जिसको गुरुकुल कहते हैं, वहाँ का सर्वे सर्वा गुरु होता था। सब उसके आदेश निर्देशों का पालन किया जाता था। वही बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक पद्धति को मान्यता दी गई है। जैसे वैदिक काल में एक व्यक्ति सारे शिक्षा व्यवस्था का सर्वे सर्वा होता था, लेकिन बौद्ध काल में ऐसा नहीं था। बौद्ध काल में बौद्ध संघों द्वारा शिक्षा प्रणाली पे अधिकार था, शिक्षा प्रणाली पे अधिकार था। अर्थात बौद्ध संघ में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हुआ करते थे, जो अध्यापक होते थे, जो भिक्षु होते थे। साथ ही साथ शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र को अगर वह भी बौद्ध संघ में शामिल हो जाता था, तो वह भी जो पुराने बौद्ध भिक्षु थे उनके समान वह भी जो है अपना निर्णय दे सकता था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ लोकतांत्रिक भावना का अधिक विकास दिखाई पड़ता है, या लोकतांत्रिक पद्धति को यह अधिक मान्यता देता है। अंतिम 10वां शिक्षा गुरु गृह या गुरुकुल में होते थे। जैसा सबको पता है कि वैदिक काल में जो शिक्षा संपन्न होता था वह गुरुकुल में होता था या अध्यापक के घर या गुरुगृह में होता था। वही अगर बौद्ध काल की बात करें तो बौद्ध काल में जो शिक्षा के केंद्र थे वह विद्यालय थे, बौद्ध मठ थे तथा विश्वविद्यालय थे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।